आपको अपने चैनल डैडी एंड रुद्रा ऑफिशियल में आप सभी बच्चों का पुनः एक बार स्वागत है। और इस क्लास में हम देखेंगे हिंदी फाउंडेशन, यानी कि एकदम शुरू से हिंदी व्याकरण का ज्ञान, यानी कि ऐसा धमाल कि आप इसके पहले किसी भी वीडियोज को इस तरीके से नहीं देखे होंगे। यानी कि बेसिक लेवल पे एकदम शुरुआत से, यानी कि जिस बच्चे को क ख ग घ यानी कि व्यंजन और वर्णमाला का ज्ञान भी न हो, वो भी बच्चे इन वीडियोज के द्वारा हिंदी व्याकरण का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का फाउंडेशन क्लासेज बेसिक लेवल पे, और एकदम आधार होगा उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या मिलिट्री स्कूल में नहीं आता है, लेकिन आपका सैनिक स्कूल, CHS और विद्या ज्ञान के अगर हिंदी व्याकरण की बात की जाए या आगे किसी भी कंपटीशन में हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो वो आपको बेसिकली आपको समझ में आएगी, इजीली समझ में आएगी कि आपका जड़ क्या है। जैसे हम लोग पहला चैप्टर तो केवल थ्योरी पोर्शन में देखे थे। थ्योरी पोर्शन में हमने देखा कि भाषा और व्याकरण से संबंधित क्या चीजें हैं, लेकिन मेन आधार जो चालू होता है अब क्या है, अब क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो चैप्टर है जो बच्चा एक बार अगर समझ गया तो समझ जाइए कि 50% यानी कि आधा हिंदी व्याकरण समझ गया, जिसका नाम है वर्ण विचार। यानी कि यहाँ पे चर्चा करेंगे वर्ण विचार की। और वर्ण विचार में देखिए कि हमें क्या जानना है। देखिए अब चर्चा करते हैं। PDF हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। केवल इसमें हमें चर्चा करना है, यानी कि आपको देखना है कि क्या आप इन हिंदी व्याकरण को मजेदार तरीके से समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये हिंदी जो है आपके आगे भी एग्जाम में, आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपका स्थान बनाने के लिए जरूरी है। तो चलिए देखते हैं वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार, ये वर्ण विचार क्या है बताइए। वर्ण विचार क्या है? जैसे हम पहला चैप्टर पढ़े और उनके भाग छठे में हमने देखा था व्याकरण के अंग, और व्याकरण के अंग के अंतर्गत जो तीसरा पहला भाग था वो था वर्ण विचार। और ये वर्ण विचार जानने का मतलब है कि क्लास नर्सरी से हम शुरू किए हैं अपने हिंदी व्याकरण को, यानी कि अपनी भाषा को, अपनी जननी को, अपने राष्ट्रीय भाषा को, मातृभाषा को। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के चिन्ह, वर्णों के उच्चारण हिसाब, वर्णों के भेद, वर्णों के आकार प्रकार तथा मात्राओं का अध्ययन करना ही क्या है वर्ण विचार है। जैसे पहला चीज कि पहले हम ध्वनि के वर्ण चिन्हों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, समझते हैं कि ध्वनि चिन्ह से किस प्रकार से वर्ण बने, फिर वर्णों के भेद के बारे में जानते हैं, फिर वर्ण के उच्चारण के स्थान के बारे में जानते हैं, और फिर मात्राओं के बारे में जानते हैं। और इसके बाद आपके अघोष सघोष सारे के सारे शब्द, यानी कि सारे के विषय की जानकारियां हमें इन्हीं में प्राप्त हो जाती है। और इस चैप्टर का समझने का मतलब है कि आपका संधि समझ में आ जाना। अगर जिस बच्चे को वर्ण विचार नहीं समझ में आया उसको कभी भी संधि को समझ में नहीं आएगी। तो आगे के आप किसी भी क्लास के बच्चे क्यों ना हो, वो आप 1 के हो या आप 9th 10th या 12th के हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो, इसमें आपको ग्रामर जो दिया जाएगा वो बेसिकली आपके एकदम आधार पे है। यानी कि वर्ण विचार का पहला परिभाषा आपको दे दिया गया, ये आपके PDF के द्वारा भी आपको ये प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं वर्ण विचार में। तो वर्ण विचार के अंतर्गत आपने देख लिया कि ध्वनि वर्ण चिन्हों का, यानी कि ध्वनि के चिन्हों का वर्णन किया जाता है। जब ध्वनि चिन्ह और ध्वनि चिन्ह में क्या अंतर है?
तो ध्वनि क्या है? बोला गया। ध्वनि जैसे हमने पिछले वीडियोज में देखा, ध्वनि क्या है? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे स्वर तंत्रों में, यानी कि ये स्वर तंत्रों में कंपन होती है, और कंपन के कारण जो कुछ भी हम सुन पा रहे हैं उससे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो ये ध्वनि चिन्ह को इसे लिखने की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे जो प्राचीन ग्रंथों यानी कि प्राचीन पूर्वजों के द्वारा जो ज्ञान है हमें कैसे प्राप्त हो पाया? लिखित रूप से। अब लिखित रूप से यानी कि जब ध्वनि चिन्ह, ध्वनि को बोला गया तो उनको एक चिन्ह दिया गया, और ध्वनि चिन्ह को कहा गया वर्ण। वर्ण क्या है? तो वर्ण है ध्वनि का लिखित रूप। वर्ण लिखित रूप होता है किसका? ध्वनि का। तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। तो सीधे अगर परिभाषा की बात करें तो ध्वनि की परिभाषा आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। दूसरे यानी कि इसमें हमें जानना है वर्ण। वर्ण क्या है? तो वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनियां जिसका खंडन न किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। समस्त जितने भी स्वर हैं वह वर्ण के अंतर्गत आते हैं, और जितने भी स्वर रहित व्यंजन हैं वो आपके वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब आपको ये चर्चा कर दिमाग में आ रहा होगा, स्वर रहित स्वर या ये व्यंजन ये क्या है? तो इन सारी जानकारियों को हम आगे की स्लाइड में पढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा वर्ण विचार यानी कि वर्ण के बारे में चर्चा किया। तो सीधा कोई कहे कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वह वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है या मूल इकाई होती है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे मूल इकाई या सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि या वर्ण है। अगर ध्वनि दिया है तो आप ध्वनि लगाइए, वर्ण दिया है तो वर्ण लगाइए। दोनों अगर एक साथ दिया है तो आप ध्वनि को ही महत्व देंगे, क्योंकि ध्वनि से ही वर्ण बना है। और दोनों अधिकतर एक साथ नहीं देता है, तो यही पूछा जाता है दोनों में से कोई एक ही आपको देगा, और इसके अलावा आपका ऑप्शन दे देगा, शब्द दे देगा, पद दे देगा, वर्ण और वाक्य दे देगा। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि भाषा की मूल इकाई क्या है। प्रश्न को भी किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो आपने देख लिया वर्ण। दूसरी चीज आती है, वर्ण तो देख लिए, वर्ण में कह रहा है कि स्वर रहित व्यंजन, लेकिन स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन में अंतर जानना है। तो अभी यह जानने से पहले एक नए शब्द आपके दिमाग में घूमने के लिए हमने छोड़ दिया। अब इसमें से कितने बच्चे स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजन को जानते हैं? कितने बच्चे स्वर का परिभाषा जानते हैं, या कितने बच्चे स्वर जानते हैं? ईमानदारी से आप बताइएगा कि क्या आपको ये पता है? अगर पता है तो हाँ, और नहीं पता है तो नहीं। अगर नहीं पता है तो ध्यान से आप देखिए, और इसके बाद किसी भी वीडियोज को आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात करते हैं अक्षर की, यानी कि इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा अक्षर। क्या है? अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? तो अक्षर क्या है? तो वह छोटी सी छोटी ध्वनियां कि जिसका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में किया जाए। श्वास के एक ही झटके में जब उच्चारण किया जाता है तो उसे हम अक्षर कहते हैं। अब अक्षर में कहा जाता है कि सभी स्वर और सभी स्वर सहित व्यंजन। व्यंजन क्या है? अक्षर। इसकी भी चर्चा करेंगे, और लेकिन केवल यहाँ पे आपको जान लेना है कि अक्षर क्या है। अक्षर आप जान गए कि अक्षर वह छोटी सी छोटी ध्वनियां जिसका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में किया जाए उसे हम अक्षर कहते हैं। और उदाहरण के रूप में सभी स्वर और सभी स्वर सहित व्यंजन आपके अक्षर कहलाते हैं, क्योंकि अक्षर का खंडन किया जा सकता है। जैसे क, ख, च, क्या आपका इसका खंडन किया जा सकता है कि नहीं? खंडन किया जा सकता है। और जैसे इसका खंडन करते हैं तो ये बनता है क और नीचे तिरछी सी राय, और ये हो जाता है। अब क जो बना है क और अ से मिलकर बना है, यानी कि ये जो हमारा व्यंजन है स्वर रहित है, और ये जो व्यंजन है स्वर सहित है।
अब ये जो नीचे लाइन खींची गई है ये क्या है? अब इसको जो हम कहते हैं इसे कहते हैं हलंत। क्या कहते हैं? हलंत। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये है आपका हलंत। हलंत क्या होता है? जब भी किसी व्यंजन के नीचे खींची गई तिरछी रेखा को, किसी व्यंजन के नीचे खींची गई तिरछी रेखा को हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। और किसी भी व्यंजन के नीचे जैसे मान लीजिए ये प है, क्या है? प है। अब प के नीचे अगर हलंत लगा दिए तो अब प नहीं रहा, प, यानी कि ये हो गया अर्थ और ये हो गया हमारा वर्ण। लेकिन यहाँ पर ये है प अक्षर। अब कहोगे सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि वर्ण कहता है वह छोटी सी छोटी ध्वनियां जिसका खंडन नहीं किया जा सके। क्या? वह छोटी सी छोटी ध्वनियां जिसका खंडन नहीं किया जा सके वो क्या है? वर्ण। और आप देखते हैं कि अक्षर का तो खंडन कर सकते हैं, प को तो तोड़ सकते हैं। अब प को तोड़ेंगे तो प हलंत अ आएगा। यानी कि या बताइए क्या ये वर्ण की परिभाषा के हिसाब से सही बैठता है? नहीं बैठता है। लेकिन ये अपने परिभाषा के हिसाब से क्या बैठता है? सही बैठता है। वह छोटी छोटी ध्वनियां जिसका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब ये हमारा हुआ अक्षर। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जब बात करते हैं अक्षर और वर्ण में अंतर क्या है? वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है? वर्ण और अक्षर में अंतर यह है कि वर्ण जो होता है उसका खंडन किया जा सकता नहीं किया जा सकता, लेकिन अक्षर का खंडन किया जा सकता है। तो पहला अंतर हो जाएगा वर्ण का खंडन नहीं किया जा सकता जबकि वो अक्षर का खंडन किया जा सकता है। और दूसरा आप एग्जांपल दे सकते हैं, स्वर रहित व्यंजन वर्ण है और स्वर सहित व्यंजन अक्षर है। समझ में आया? तो संबंध क्या है? तो संबंध यह है कि स्वर जितने भी है वो वर्ण भी है और अक्षर भी है। तो ये संबंध है कि वो अक्षर में भी पाए जाते हैं और वर्ण में भी पाए जाते हैं। ठीक है? अब देखिए, अब बात करते हैं इसके बाद आती है वर्णमाला। यानी कि आप यहां से हमारा क्लास चालू होता है नर्सरी का। क्लास चालू होता है नर्सरी का वर्णमाला। वर्णमाला बहुत सारे बच्चों को लिखने नहीं आता है, बहुत सारे। ईमानदारी से बताइएगा क्या आप वर्णमाला सही लिख पाएंगे? अगर लिख पाएंगे तो आप कमेंट करके लिखिए, भेजिए, या लिख कर आप कमेंट भेजिए, आप भेज सकते हैं। अब देखिए, लिखित रूप से आप यस बताइए कितने बच्चों को आता है। आप जितने बच्चे देख रहे हैं कितने बच्चों को वर्णमाला आता है। अगर नहीं आता है या आता भी है तो आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि क्या आपको वर्णमाला आता है। तो चलिए देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला जब भी लिखेंगे तो उसमें हमें ध्यान रखना है स्वर। अब स्वर क्या है? स्वर में हमें अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है? अब कहोगे कि सर अंग और अह क्यों नहीं लिखे? क्यों अंग और अह यहाँ पे तो लिख देंगे, वर्णमाला लिख रहे हैं तो अंग और अह लिख देंगे, लेकिन इसके बारे में भी जानेंगे कि क्यों नहीं लिखना चाहते। ठीक है? इसके बाद हमारा आता है व्यंजन। व्यंजन में जब भी लिखेंगे तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। ठीक है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और देखिए
संयुक्त व्यंजन के बाद अतिरिक्त व्यंजन ये आते हैं। अब देखिए क में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, भ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व। उष्म व्यंजन में तालविश, मूर्धन्यश, दंतिश, ह। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, स्र। और अतिरिक्त व्यंजन में ड और ध। इस तरीके से हमारे टोटल वर्णमाला की संख्या हो जाती है 52। यह है हमारे वर्णमाला। कितने बच्चे सही तरीके से वर्णमाला को लिखे? अगर आप मान लीजिए कि इन शब्दों को नहीं भी लिखते हैं, तो ये वर्णमाला का आपका सही क्रम क्या आप लिख पाए हैं? ये है आपका वर्णमाला का सही क्रम। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप एलकेजी की किताब में यानी कि 1 से भी नीचे की किताब में जाइए और देखिए कि क्या आपका वर्णमाला इस सही तरीके से दिया है कि नहीं। तो वर्णमाला में आपका ये पहला चीजें थी कि आपको ये डिस्टर्बेंस, आप इसको सीखना है और यहाँ जानना है। ईमानदारी से आप बताइए कि आप कितने बच्चों को पता है कि स्वर किसे कहते हैं? क्या चीज? स्वर किसे कहते हैं? अगर आपको पता है तो हाथ उठाइए या कमेंट कीजिए। अगर ऑनलाइन है या आप वीडियोज को देख रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं कि क्या आपको आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो सीखें। स्वर क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर किसे कहते हैं? अब स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। ठीक है, आपका पीडीएफ मिलेगा, टेंशन मत कीजिए, आपको पीडीएफ दिया जाएगा। इसके रूप में पीडीएफ के रूप में भी आपको समझाया जाएगा। बस एक छोटा सा प्रयास किया गया है इस वीडियो में कि आपको थोड़ी बहुत जानकारियां हो सके वर्णमाला के बारे में, वर्ण विचार के बारे में। तो ये हो गया। इसके बाद भी कर सकते हैं जिसके पास मात्राएं होती हैं, जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं, जो किसी अन्य व्यंजन या अन्य वर्णों के सहयोग से नहीं बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब स्वर की संख्या कितनी होती है? तो स्वर की संख्या 11 होती है और मानक हिसाब से देखा जाए तो स्वर की संख्या मानक हिंदी के हिसाब से तो स्वर की संख्या 10 होती है। स्वर की कुल संख्या 13 होती है। तो इस तरीके से ये हमारा स्वर का भाग रहा और स्वर के भाग में ये देखे हमने स्वर के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट व्यंजन की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और व्यंजन क्या है? व्यंजन में देखिए व्यंजन क्या है? तो वे वर्ण जो स्वर के सहयोग से बोले जाए। दूसरा परिभाषा कह सकते हैं वे वर्ण जिसके पास मात्राएं नहीं होती। तीसरा परिभाषा कह सकते हैं वे वर्ण जिनके ऊपर मात्राएं लगाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन में भी दो प्रकार से होते हैं, स्वर रहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन। ये आगे जब हम चर्चा करेंगे उसमें हमें देखेंगे स्वर सहित व्यंजन और स्वर रहित व्यंजन के बारे में। स्वर सहित व्यंजन में क्या होता है? स्वर सहित जो व्यंजन होते हैं वो अक्षर के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएंगे अक्षर के अंतर्गत, क्योंकि आप जैसे देख लीजिए। और
स्वर रहित व्यंजन जो होंगे वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे। स्वर रहित जो व्यंजन होंगे वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि जब भी स्वर रहित व्यंजन लिखा जाएगा तो हलंत लगा के लिखा जाएगा, और पूर्ण रूप से लिखा जा रहा है तो वर्ण नहीं क्या है, अक्षर है। अब यहां से पूछा जाता है व्यंजन वर्ण कितने हैं, या व्यंजन वर्ण बताएं, निम्न में से व्यंजन वर्ण बताएं। अब व्यंजन वर्ण में आपको ये भी दे दिया, क दे दिया, अ दे दिया, क हलंत दे दिया, या ओ दे दिया। अब बताइए कि व्यंजन वर्ण क्या है, इसमें व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो ऐसे क्वेश्चन में आपका व्यंजन वर्ण क्या होगा, आधा, यानी कि स्वर रहित जो व्यंजन है वो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आएंगे। व्यंजन की ओर पूछा जाए तो आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये आपका रहा बेसिक का क्लासेज, और इसमें हम लोग देखे छोटी छोटी चीजों को, जैसे अब यहाँ पे कहा जाता है ये चीजें देखे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि आप व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के 3 लड़के, ठीक। और व्यंजन के अन्य भी हैं, अन्य भेद भी हैं, वो है 2। 3 भेद में पहला है आपका अंतस्थ व्यंजन, दूसरा है पुष्प व्यंजन, तीसरा है संयुक्त। यहाँ पर है पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है पुष्प व्यंजन। पुष्प व्यंजन। अन्य भेद के बारे में बात करें तो आता है संयुक्त व्यंजन, और आपका आता है अंतस्थ व्यंजन, सॉरी अंतस्थ व्यंजन नहीं, अतिरिक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन। ये आपके टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। और ये जितने सारी चीजें देखे आपके वर्णमाला के भाग में देखे। अब वर्णमाला के भाग जब देखे हैं तो वर्णमाला को भी जानना चाहिए, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब अगर आप अगला चीजें अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें, और अगले पार्ट को हम लेके आएंगे पीडीएफ के साथ वर्णमाला, वर्ण विचार। ये था छोटा सा जानने का प्रयास किया गया कि आपको कितनी चीजें आती हैं और कितनी चीजें नहीं आती। अगर नहीं आती हैं तो आप सीखें, क्योंकि देखिए हिंदी जो है हमारा राष्ट्रीय भाषा है, और अपनी भाषा का बनाने का, अपनी भाषा का सम्मान रखने के लिए और अपनी भाषा को आगे सर्वस्व बनाने के लिए हर बच्चे को चाहिए कि हिंदी व्याकरण का ज्ञान हो। अगर हिंदी व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है तो आने वाले कुछ समय पश्चात हिंदी का भी संस्कृत जैसा ही हाल होगा कि अब जैसे बहुत सारे लोगों को संस्कृत नहीं आती, हमें खुद संस्कृत नहीं आती क्योंकि हमारे टीचरों के द्वारा संस्कृत नहीं पढ़ाया गया। अब जैसे आपके टीचरों के द्वारा हिंदी नहीं पढ़ाया जाएगा तो क्या आप बच्चों को हिंदी आएगी? नहीं आएगी। और हर अभिभावक का भी दायित्व है कि आप अपने बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं कम से कम ये देखें कि क्या उस स्कूल में राष्ट्रीय भाषा का के द्वारा जो सब्जेक्ट रखा गया है, हिंदी सब्जेक्ट रखा गया है, क्या वो बच्चे को आ रहा है कि नहीं। बहुत शर्म की बात होती है कि 8, 9, 7, 5, 6 के बच्चे आते हैं और उनको शुद्ध हिंदी लिखने नहीं आता है, और कहने के लिए कहते हैं बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन उन स्कूलों में जरूरत है हिंदी व्याकरण को सही तरीके से रखने की। अगर आप अभिभावक भी हैं तो आप अपने बच्चे को इस के माध्यम से देखकर आप खुद क्वेश्चन करें, केवल एक सिंपल सा क्वेश्चन कि बेटा वर्णमाला लिखो। कितने अभिभावक को भी वर्णमाला लिखने नहीं आएगा, क्योंकि वर्णमाला में चेंजिंग हुई है, परिवर्तन हुआ है, नए तरीके आए हैं। जो पहले हम लोगों ने पढ़ा वो वर्णमाला और आज का वर्णमाला काफी अंतर है। अगर आपको दिख रहा है कि आपके बच्चे में कमी है तो आप बच्चे को या जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहाँ पे जाए,
टीचर से रिक्वेस्ट करें कि या प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करें कि हिंदी भाषा का जो इस प्रकार से पतन हो रहा है या बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो उनमें अच्छे टीचर को रखें कि जो हिंदी व्याकरण को बता सकें। आप अपने बच्चों को छोटे छोटे क्वेश्चन को इसमें से देखें, जो वीडियो है उनमें से पूछिए क्या आपके बच्चों को कितना आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट बेल आइकन को भी दबा दें कि अगला जो वीडियो आपको अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिले। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसी के पार्ट में PDF के साथ, यानी कि आप छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, आपके पास आसानी से ये साधन उपलब्ध होंगे। जिस तरीके से भाषा के पहले पार्ट को, यानी कि हिंदी व्याकरण के पहले पार्ट भाषा और व्याकरण को आपके सामने रखा